जो प्रीवियस क्लास थी हमारी उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था नोडल एनालिसिस चल रहा था, और इस नोडल एनालिसिस के हमने 2 क्वेश्चन किए थे। तो मैं इसमें आपको बस थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर सर्किट में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, जैसे कि ये क्वेश्चन है, हम सबसे पहले तो नोड देख रहे थे कि सर्किट में नोड कितने हैं। तो यहाँ पर 2 नोड है और एक नोड को रेफरेंस मान लिया, तो केवल एक नोड बचा। और इस नोड पर मैंने क्या किया, किरचॉफ करंट लॉ लगा दिया, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब जबकि ये नोड जो जो नोड होता है जिसे हम सॉल्व करते हैं, उसे हम हाइयर पोटेंशियल वाला कंसीडर करते हैं। इसलिए सारा करंट इस नोड से इस बैटरी की तरफ जाएगा, ये 0 वोल्ट की तरफ जाएगा और दूसरी बैटरी की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल हाइयर है। तो हमने इक्वेशन बना दी थी, ये I1, ये I2 और I3। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये I1 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस 50/5, I2 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस 0/10, और ये I3 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस 100/15। ये हमने देखा था प्रीवियस क्लास में। इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा वेरिएशन बता रहा हूँ। अगर मेरा सर्किट कुछ इस प्रकार का रहे तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि देखो, ये बैटरी की अगर पोलरिटी चेंज हो जाए, अभी बैटरी की पोलरिटी कैसे है, ऐसे, और बैटरी की पोलरिटी अगर ऐसे हो जाए, अभी पोलरिटी को रिवर्स कर दिया मैंने, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। बस इतना सा चेंज ऐड हो रहेगा। जाएगा। हाँ, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बैटरी की पोलरिटी चेंज हो गई, अभी पोलरिटी ऐसे है, अगर बैटरी की पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी तो उस कंडीशन में जहां यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ जाएगा। बस इतना याद रखना, और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत। अगर पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी तो जहां माइनस हो रहा था वहां प्लस होने लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में जब हम KCL अप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था, I1 की वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, VA माइनस 20/5। अगर ये बैटरी की पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, VA माइनस नहीं होगा, अब VA प्लस हो जाएगा, क्योंकि पोलरिटी रिवर्स हो गई है। तो VA प्लस 20/5। बस इतना सा चेंजेस रहेंगे यहाँ, ठीक है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चलो हेडिंग डालिए, मेश एनालिसिस। देखो, अब ये मेश एनालिसिस क्या है। सबसे पहले मेश एनालिसिस ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि दो दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। एक होता है लूप और एक होता है मेश। लूप क्या होता है, कोई भी क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज पाथ लूप कहलाता है। जैसे कि ये सर्किट, इस सर्किट में ये येलो पेन से ये जो पाथ है ये पूरा क्लोज है, ये देखो, ये पाथ ये पूरा क्लोज है, तो ये लूप हो गया। ये अंदर वाले पाथ को देखो, ये पूरा क्लोज है, तो ये लूप हो गया। ये पाथ को देखिए आप, ये पूरा क्लोज है, ये लूप हो गया। कोई भी क्लोज्ड पाथ लूप कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, मेश क्या होता है। मेश भी एक क्लोज्ड पाथ ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है मेश और लूप में। मेश ऐसा क्लोज्ड पाथ जो अपने अंदर कोई और क्लोज्ड पाथ नहीं रखता हो, ऐसा क्लोज्ड पाथ जो अपने अंदर कोई और क्लोज्ड पाथ नहीं रखता है, वो मेश कहलाता है। जैसे कि ये देखता है, जैसे कि ये वाला, ये ग्रीन पेन से बना रहा हूँ, ये देखो ये वाला, ये जो क्लोज्ड पाथ है, ये इसके अंदर और कोई क्लोज्ड पाथ है क्या, नहीं है, इसलिए ये मेश हो गया, मेश 1। ये वाला क्लोज्ड पाथ देखो, ये वाला जो मैं ग्रीन पेन चला रहा हूँ यहाँ पर, ये क्लोज्ड, इसके अंदर और कोई क्लोज्ड पाथ है क्या, नहीं है, इसलिए ये मेश है। तो ऐसा क्लोज्ड पाथ जो अपने अंदर और कोई क्लोज पाथ नहीं रखता है, वो मेश कहलाता है। तो हम मेश एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, तो हमें पता चल गया कि मेश क्या है। लूप क्या है, कोई भी क्लोज्ड पाथ लूप कहलाता है, और मेश भी एक क्लोज्ड लूप क्लोज्ड पाथ है, लेकिन जो अपने अंदर और कोई क्लोज पाथ नहीं रखता है, वो मेश कहलाता है, जो कि मैंने आपको वहां एग्जांपल से समझा दिया। अब यहाँ पर देखो, मेश एनालिसिस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेश एनालिसिस में क्या करना है हमें, सबसे पहले उसकी प्रोसीजर मैंने लिखी है यहाँ पर, एक मिनट पहले ये, हाँ देखो, मेश एनालिसिस में क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ मेसेस। तो मैंने इस सर्किट को देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ 2 मेस है, ठीक है। और सबसे पहले मेस मैंने पता कर ली, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कितने मेस है, ये एक मेस ये हो गया, एक मेस ये हो गया, और एक मेस ये हो गया। यहाँ 3 मेस है, क्योंकि ये जो मेस है ये अपने अंदर और कोई क्लोज्ड पाथ नहीं रखते हैं, इसलिए हमने इसे मेस बोल दिया है। तो मेस एनालिसिस में सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मेस, कितने मेस है वो पता करो। और फिर क्या करना है, जब मेस पता चल गया मुझे, जैसे यहाँ मेस मुझे पता चल गया कि 2 मेस है, उसके बाद क्या किया मैंने, दोनों मेस में करंट एज्यूम कर लिया। एक मेस में I1 करंट फ्लो हो रहा है ये मान लिया, और दूसरे मेस में I2 करंट फ्लो हो रहा है ये मान लिया। डायरेक्शन आपको जो पसंद आए वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका जैसा मन करे वो डायरेक्शन ले लो, मैंने ऐसी डायरेक्शन ली है, आपका मन करे इस डायरेक्शन में लेना है तो भी ले सकते हो, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर हमारा हर कंडीशन में सेम आएगा, ठीक है।
तो आपको जो डायरेक्शन पसंद आती है वो डायरेक्शन आप एज्यूम कर लो। तो पहली स्टेप में क्या करना है, मेस आइडेंटिफाई करना है कि कितने हैं, उसके बाद करंट एज्यूम कर लेना है। जितने भी मेस हमने देखे हैं सभी मेस में करंट एज्यूम कर लीजिए आप। तो मैंने करंट एज्यूम कर लिया कि इस मेस में I1 करंट फ्लो हो रहा है और इस मेस में I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जिस मेस को हमें सॉल्व करना, हाँ एक बात को और याद रखो कि जैसे कि मैं अभी इस मेस को सॉल्व कर रहा हूँ, मेस 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, उस कंडीशन में मैं क्या कंसिडर करूंगा कि इस मेस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो पूरे सर्किट में सबसे हाईएस्ट है। जिस मेस को मैं सॉल्व करूंगा उस मेस में फ्लो होने वाला करंट पूरे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट से हाईएस्ट है। ये हमें, जैसे हम नोडल एनालिसिस कर रहे थे तो हम जिस नोड को सॉल्व कर रहे थे हम कंसिडर कर रहे थे कि उस नोड का वोल्टेज पूरे सर्किट में जितने भी सोर्स है सभी से ज्यादा है। उसी प्रकार से जब हम मेस एनालिसिस करेंगे तो जिस मेस को हम सॉल्व करेंगे उस मेस में फ्लो होने वाला करंट पूरे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट से हाईएस्ट, ये हमारा एजम्पशन रहेगा। तो ये थर्ड स्टेप में यही लिखा है मैंने कि मेस विच वी सॉल्व वी कंसिडर दैट करंट ऑफ दैट मेस इज हाइयर, ठीक है। बस इतना हो गया। उसके बाद हमें, उसके बाद क्या करना है अगली स्टेप में, दोनों मेस में हमें केवीएल लगा देना है। एक मेस में केवीएल लगाएंगे तो एक इक्वेशन आएगी, दूसरे मेस में केवीएल लगाएंगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर 3 मेस है तो 3 इक्वेशन आएगी और उसमें I1 I2 I3 हम इस प्रकार से वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने, वो प्रोसीजर लिखना है वो बाद में लिखना, ठीक है, अभी समझ लो, फिर बाद में लिखना, बिल्कुल लिखना है एग्जाम में। अगर उसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए आ गया कि एक्सप्लेन मेस एनालिसिस इन डिटेल्स विथ एग्जाम्पल, तो फिर वो आपको सब लिखना है स्टेप बाय स्टेप। चलो एक क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेस एनालिसिस की हेल्प। सॉल्यूशन, सबसे पहले मेस पता कर लिए, दो मेस है, दोनों मेस में एक मेस में I1 करंट फ्लो हो रहा है ये कंसिडर कर लेता हूँ, और दूसरे मेस में I2 करंट फ्लो हो रहा है ये कंसिडर कर लेता हूँ। तो इसको नाम देता हूँ A B C D E F। तो अब सॉल्व मेस A B C D A, ये एक मेस है A B C D A, ये एक मेस है, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो अब इस मेस के ऊपर ध्यान दो। अब मैंने क्या बताया था आपको कि पहले तो मेस मैंने पता कर लिया कितने हैं, फिर दोनों मेस में करंट एज्यूम कर लिया, और फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद मुझे ये मानना है कि जिस मेस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो पूरे सर्किट में सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब जो I1 करंट है वो सबसे हाईएस्ट है, इस I2 से भी ज्यादा वैल्यू इस I1 की, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद मुझे KCL अप्लाई करना है। जितने भी मेस मेरे पास है उन सारे मेस में KVL अप्लाई करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अब देखो ये I1 करंट इस लूप में फ्लो हो रहा है, तो ये I1 करंट यहाँ से गया और इस 5 ओम से मिला, तो 5 ओम में से जब I1 जाएगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा, 5 इंटू I1। यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है, 5 इंटू I1 का। और यहाँ पे करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब देखो इस 10 ओम में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस 10 ओम में I1 नीचे की ओर जा रहा है और I2 ऊपर की ओर जा रहा है, ये करंट ऐसे घूम के जाएगा ऊपर की ओर। तो इस 10 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, I1 माइनस I2, I1 नीचे की ओर जा रहा है, I2 ऊपर की ओर जा रहा है, और I1 ज्यादा है, I1 करंट ज्यादा है, क्योंकि हमारा एजम्पशन है कि जिस मेस को मैं सॉल्व करूंगा उसमें फ्लो होने वाला करंट ज्यादा है, इसलिए I1 नीचे की ओर जा रहा है, I2 ऊपर की ओर जा रहा है। सपोज करते फॉर एग्जांपल अगर ये 50 एम्पियर I1 है और ये I2 10 एम्पियर है, तो इस 10 ओम में से कितना करंट जाएगा, 40 एम्पियर, क्योंकि 50 नीचे जा रहा है 10 ऊपर जा रहा है, तो 50 में से 10 एम्पियर अगर माइनस हो भी जाता है तो भी नीचे की ओर 40 एम्पियर करंट जाएगा। उसी प्रकार से तो इस 10 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो रहा है इस 10 ओम में। यहाँ पर I1 माइनस I2 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो रहा है इस 10 ओम में। तो कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, 10 इंटू I1 माइनस I2, इतना ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर कितना ड्रॉप हो जाएगा, 10 इंटू I1 माइनस I2 वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। बस अब लगा दो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अप्लाई KVL इन मेस A B C D A। तो कैसा तरीका, क्या टेक्निक बताया था मैंने, चलना चालू करो, A से चलना चालू किया, माइनस से प्लस गए, गेन हो गया 50 वोल्ट का। फिर आगे गए B से C गए तो प्लस से माइनस आए रास्ते में, तो 5 I1 का ड्रॉप हो गया। फिर आगे गए C से D आए
तो प्लस से माइनस गए तो 10 इंटू I1 माइनस I2 वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। फिर डी से कुछ भी नहीं है तो जीरो। और टोटल मेस का या लूप का या क्लोज्ड पाथ का टोटल वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। तो बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 50 वोल्ट माइनस 5 इंटू I1 माइनस 10 इंटू I1 प्लस 10 इंटू I2 इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा, ये -5 I1 -10 I1 -15 I1 हो जाएगा। और बड़ा इस साइड इक्वल के साइन के इक्वल आएगा तो 15 I1 हो जाएगा, -15 I1 इस साइड आके +15 I1 हो जाएगा। और ये 10 I2 इस साइड जाके -10 I2 हो जाएगा। और इधर 50 वोल्ट। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब ये सॉल्व मेस ABCD है, एक मेस को सॉल्व कर लिया। अब ये दूसरा मेस CDEF, ये CEFDC, ये दूसरा मेस सॉल्व करते हैं। अब एक मेस सॉल्व हो गया, अब दूसरा मेस सॉल्व करते हैं। सॉल्व मेस CEFDC। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें फ्लो होने वाला करंट हाईएस्ट मानूंगा। अब I2 हाईएस्ट है, यहाँ लिख भी दे रहा हूं मैं, एजम्पशन I2 हाईएस्ट, I2 करंट हाईएस्ट कंसीडर कर रहा हूं मैं। तो अब यहाँ पर देखो कितना ड्रॉप हो रहा है। जब देखो इस 15 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, I2 करंट फ्लो होगा, क्योंकि इस लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, 15 इंटू I2, 15 इंटू I2 कितने वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। और साइन कैसा रहेगा, करंट इस साइड से इस साइड जा रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ये देखो अब इस 10 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, इस ये I2 ऐसा ऊपर की ओर जा रहा है और I1 नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन I2 ज्यादा है। तो करंट कितना फ्लो होगा इसमें से, I2 माइनस I1 नीचे से ऊपर। तो इस 10 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 माइनस I1 करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि I2 ज्यादा कंसिडर कर रहा है, क्योंकि हम मेस इस वाले मेस को सॉल्व कर रहे हैं। और जिस मेस को हम सॉल्व करेंगे हमारा एजम्पशन यही रहेगा कि वो करें उस मेस का करंट हाईएस्ट है। पूरे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट से सबसे हाईएस्ट करंट ये I2 है, जो मेस 2 में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 माइनस I1 करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, 10 इंटू I2 माइनस I1। ये 10 रेजिस्टेंस है और करंट I2 माइनस I1 है, तो इतना ड्रॉप हो गया। 10 इंटू I2 माइनस I1 इतना ड्रॉप हो गया। बस अब अप्लाई कर देंगे। अप्लाई KVL इन मेस CEFDC। तो बस चलना चालू करते हैं। C से E गए तो प्लस से माइनस गए, मतलब लॉस हुआ 15I2 का, -15I2। फिर आगे फिर यहाँ ये प्लस है ये माइनस है, फिर प्लस से माइनस गए तो 100 वोल्ट का फिर लॉस हुआ। आप कैसा भी चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जैसा मन करे वैसा चलो। अब मैं F से D गए तो कुछ भी नहीं मिला। और फिर यहाँ पर करंट कैसा फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, क्योंकि I2 ज्यादा है तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, इसलिए प्लस यहाँ लगेगा, यहाँ माइनस आएगा, तो फिर लॉस हो गया। -10 इंटू I2 माइनस I1 और टोटल वोल्टेज जीरो होता है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हो जाएगा -15I2, ये -100 है, तो इसको मैं -100 को इस साइड भिजवा देता हूँ तो ये प्लस का 100 हो जाएगा। ये -10I2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10I1 इक्वल टू 0। तो इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 10I1 को आगे लिख देता हूँ और -15I2 -10I2 मतलब -25I2 इक्वल टू 100। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बस दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे एलिमिनेशन मेथड से, जो कल हम कर रहे थे। देखो ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, अब 15I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 50, ये 10I1 माइनस 25I2 इक्वल टू 100। अब क्या करूं मैं, कोई भी या तो I1 वाली टर्म को इक्वल बना लूं या फिर I2 वाली टर्म को इक्वल बना लूं। तो चलो मैं I1 वाली टर्म को इक्वल बना लेता हूं। तो जब ये इक्वेशन नंबर 1 मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, इस 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें इस 15 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो I1 वाली टर्म इक्वल हो जाएगी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 150 आ जाएगा, ये 150I1, ये 100I2, ये हो जाएगा 500। ठीक है, अब इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 150I1, ये 25 इंटू 15 करो, कितना आ रहा है, इतनी आ रहा है ना, 375 आएगा। हाँ 375 आएगा, 375। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 15
इंटू 100 1500 हो जाएगा ये, ठीक है। बस अब कैंसिल करना है तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई। ये 375 में से 100 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 275 आई थी। और यहाँ पर 500 में से 1500 माइनस होगा तो -1000, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1000 अपॉन 275, तो कितना आ रहा है, करो। 3.6 समथिंग आएगा। अच्छा 3.6 नेगेटिव में, हाँ ठीक है। देखो नेगेटिव कुछ नहीं होता है, नेगेटिव का मतलब इतना है, इतना हुआ कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किए उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने I2 इस साइड कंसिडर किया है लेकिन एक्चुअल में इस साइड फ्लो हो रहा होगा, इसलिए करंट की डायरेक्शन नेगेटिव आ गई, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा एक्चुअल में, येलो पेन से बना रहा हूँ, एक्चुअल में करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा लेकिन मैंने डायरेक्शन अपोजिट ले लिए, इसलिए वैल्यू नेगेटिव आने लग गई, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो I2 इसका मतलब 3.6 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब बस किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 1, 50 वोल्ट इक्वल टू 15 इंटू I1 माइनस 10 इंटू I2 कितना है 3.6 माइनस ऑफ 3.6, तो जो हो जाएगा 36 माइनस 36, तो ये माइनस 36 नहीं प्लस 36 हो जाएगा, ये प्लस 36 हो जाएगा, ये 15 I1 इक्वल टू 50, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 56, 50 में से 36 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 14, ये 15 इंटू I1, ये 50 वोल्ट 15 I1, ये 3.6 समझिए ना, तो माइनस 10 I2 की वैल्यू यहाँ रख दी, I2 माइनस 3.6, तो ये 36 आ जाएगा, प्लस 36 इस साइड होगी, 50 में से 36 माइनस होगा 14 आ गया, ये 15 I1, तो I1 की वैल्यू आ गई 14/50, ठीक है। तो I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, इसकी वैल्यू निकालो, 14/15 कितना आ रहा है 0.93 0.93, ओके। तो बस अब क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इस 10 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे बताइए। तो 10 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, I1 इधर जा रहा है और I2 नीचे जा रहा है, तो I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 कंसीडर करता हूँ। यहाँ पर I1 की वैल्यू 0.93 एम्पियर है और I2 की जो वैल्यू है वो -3.6 एम्पियर है, तो I1 माइनस I2 की जो वैल्यू है वहाँ यहाँ पर 4.53 एम्पियर आ जाएगी। अगर आपको करंट की डायरेक्शन में किसी भी प्रकार से कन्फ्यूज़न हो तो आपको पता ही है कि अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए उस कंडीशन में मेरा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी करंट I2 की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर देखो मैंने एज्यूम किया था कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। ये येलो कलर के पेन से मैंने शो किया है यहाँ पर, इसलिए मेरी वैल्यू नेगेटिव आई है। तो अब देखो I1 करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और एक्चुअल I2 करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसलिए इस 10 ओम में फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा 0.93 एम्पियर प्लस 3.6 एम्पियर। ये I2 ये 3.6 एम्पियर है और I1 0.93 एम्पियर है, तो दोनों की वैल्यू का एडिशन हो जाएगा। आपको साइन से कन्फ्यूजन हो गई नहीं इस टेक्निक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक मिनट, आप ये जो सेकंड वाला मैच लिया था इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकंड वाला, अच्छा सेकंड सर ये मैच, जो CEFDC वाला मैच लिया ना आपने, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि ओके। -15 I2 कैसे आया। कौन सा माइनस का, यस सर, -15 I2। अच्छा ये कैसे आया बेटा, देखो मैंने क्या किया है, जब KVL लगाया है तो KVL लगाना तो मैंने आपको सिखाया है। जब मैं यस सर। CEFDC इस मेस में मैं जब KVL अप्लाई करूंगा तो मैंने आपको क्या बताया है, मैं C से चलना चालू किया, मैंने C से चलना चालू किया, रास्ते में पड़ा 15 I2, तो जब C से चलना चालू किया तो मैं प्लस से माइनस की ओर गया। ये प्लस साइन कैसे लगाया पता है तुम्हें, बताओ पहले, यहाँ प्लस साइन क्यों लगाया मैंने, सर वो पॉजिटिव की साइड जा रहा है। नहीं वो इसलिए नहीं लगाया, तो यहाँ प्लस साइन इसलिए लगाया क्योंकि करंट कैसा फ्लो हो रहा है इस लूप में, ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इस रजिस्टर में करंट इस साइड से इस साइड जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ ज्यादा पोटेंशियल रहा होगा और इस साइड कम पोटेंशियल रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, ठीक है। प्लस हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये हम बैटरी के लिए यूज करते हैं ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए भी हमने प्लस और माइनस यूज किया है। क्या बोल रही हो तुम, फिर से बोलो।
सर वैसे हम बैटरी के लिए यूज करते हैं ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए भी ऐसे एज्यूम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रेजिस्टेंस में करंट किस कॉन्सेप्ट पर फ्लो होगा? जैसे करंट है इधर, इस रजिस्टर में करंट फ्लो होगा तो वो कैसे फ्लो होगा? करंट तो हमेशा किसी न किसी सोर्स के कारण फ्लो होता है, किसी न किसी वोल्टेज के कारण फ्लो होता है। तो डेफिनेटली इस टर्मिनल पर ज्यादा वोल्टेज रहा होगा और इस टर्मिनल पर कम वोल्टेज रहा होगा, तभी करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। डेफिनेटली सपोज करो कि यहाँ 30 वोल्ट रहा होगा, यहाँ 20 वोल्ट रहा होगा, या फिर, है ना? तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, और इसलिए हायर पोटेंशियल को मैं प्लस साइन से एक्सप्रेस कर रहा हूँ और लोअर पोटेंशियल को मैं माइनस साइन से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। क्लियर है? क्यों मैंने यहाँ प्लस लगाया, क्यों यहाँ माइनस लगाया? यस सर। अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन है ना, तो प्रीवियस वीडियो, सारे वीडियो अपलोडेड है, तो यस सर, मैंने देख लिया है वो, बस मुझे यही समझ नहीं आता -15 टू क्या है। ठीक है, अब क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस माइनस है, तो मैं सी से चलना चालू किया, तो जब ई की तरफ गया तो प्लस से माइनस की ओर गया, तो जब प्लस से माइनस की ओर जाऊंगा तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो 15i2 इसलिए नेगेटिव आ गया। फिर यहाँ 100 वोल्ट है, यहाँ भी प्लस से माइनस की ओर गया, तो इसलिए यहाँ लॉस हुआ, तो इसलिए -100 वोल्ट। जब यहाँ ये गया तो यहाँ प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि i2 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए करंट i2 - i1 फ्लो होगा। ठीक है, यस। तो 10 इंटू i2 - i1 यहाँ लिख दिया, बस इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, इसका ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन और करके कोशिश करते हैं। तो मेश एनालिसिस नहीं लिखना है ऊपर वाला? अरे रुको रुको, इसकी भी स्क्रीनशॉट लो तुमको। ये हाँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले ये लिखना, हेडिंग डालना मेश एनालिसिस, ये सारी चीजें लिखना, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन लिखना। हो गया सर। तो ये समझ में आ गया, बस यही सब इसमें करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूँ, घर से करके लेके आना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ मेश करंट एंड आल्सो फाइंड द करंट इन 1 ओम ब्रांच। दोनों मेश का करंट फाइंड आउट करना है आपको, और इस 1 ओम की ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है विथ मेश एनालिसिस। नहीं बनेगा तो फिर कल समझाऊंगा ये क्वेश्चन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया सर 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखो क्या किया हमने इस मेश एनालिसिस की मेथड में, क्या किया हमने। सबसे पहले तो इस मेश एनालिसिस की मेथड में हमने क्या किया, मेश देखी कि कितने मेश है, हमें पता चल गया 2 मेश है। ठीक है, 2 मेश है, तो फिर हमने क्या किया, दोनों मेश में करंट एज्यूम कर लिया, एक में i1 करंट एज्यूम कर लिया, एक में i2 करंट एज्यूम कर लिया। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक मेश को सॉल्व किया, हमने ए बी सी डी ए ये मेश को सॉल्व करने की कोशिश की। तो हमने इसमें देखा कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस मेश में इस 5 ओम में 5i1 करंट फ्लो हो रहा था, इसलिए यहाँ पर 5i1 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पर देखा मैंने, और मैंने आपको क्या बताया था कि जिस मेश में करंट फ्लो हो रहा है उस मेश का करंट हाईएस्ट है, इसलिए i1 करंट नीचे की ओर जा रहा है और i2 करंट ऐसा घूम के जा रहा है ऊपर की ओर, ऐसा घूम के ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस 10 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, i1 - i2 करंट फ्लो होगा, क्योंकि i1 ज्यादा है इसलिए i1 - i2 किया मैंने, इसलिए ओवरऑल करंट i1 की डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसलिए यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, तो बस यहाँ पे 5i1 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ 10 इंटू i1 इंटू i2 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो जब मैंने KVL अप्लाई किया तो माइनस से प्लस गया तो प्लस 50 आ गया। फिर यहाँ 5i1 का ड्रॉप हो गया, फिर यहाँ 10 इंटू i1 - i2 का ड्रॉप हो गया, इसलिए यहाँ नेगेटिव, यहाँ ड्रॉप हो गया वहाँ माइनस साइन लगा दिया मैंने, इक्वल टू 0। टोटल वोल्टेज 0 था, एक इक्वेशन आ गई। फिर दूसरी मेश को सॉल्व करना चाहा मैंने, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से i2 करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, 15 इंटू i2 का होगा। और फिर यहाँ इस 10 ओम में कितना करंट फ्लो होगा। अब मेरा एजम्पशन है कि i2 करंट पूरे सर्किट में जितने भी मेश है उसमें सबसे हाईएस्ट है, तो कितना करंट फ्लो होगा इसमें i2 - i1 करंट फ्लो होगा। ये जो दूसरा मेश है ये, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, i2 करंट ज्यादा है इसलिए i2 - i1, और i2 करंट ज्यादा है इसलिए ओवरऑल करंट भी i2 की डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसलिए करंट मेरा ओवरऑल करंट ऊपर की ओर फ्लो होगा। तो कितना फ्लो होगा, i2 - i1, इसलिए वोल्टेज का ड्रॉप होगा 10 इंटू i2 - i1। बस अब इस लूप में मैंने KVL अप्लाई कर दिया, C से D गया तो 15 इंटू i2 का लॉस हुआ, इसलिए -15 i2 कर दिया मैंने,